अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आतिफा फ्रॉम डीकेटी पाकिस्तान। और आज हम बात कर रहे हैं एसटीआई अवेयरनेस पे। और मेरे साथ हैं अतिया, और ये हमारी प्रोडक्ट मैनेजर हैं और ये डॉक्टर भी हैं, इनका भी फार्मा का बैकग्राउंड है। और हमारे पास हैं आज डॉक्टर मसूद, जो कि हमारे हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर समदाना वहाब ने पेशावर से। थैंक यू सो मच डॉक्टर समदाना वहाब फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड डॉक्टर शाइस्ता बिलाल from Faistabad, if I'm not wrong. So, Lahore. Okay, okay. और डॉक्टर फरहत सलीम, इन्हें भी हमें पंजाब से ज्वाइन किया है। और डॉक्टर फरहा ने हमें ज्वाइन किया है सिंध से। तो आज हम बात करेंगे कि एसटीआई अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो चलें आज का सेशन शुरू करते हैं। My name is Atla Tariq and I'm working here as a product manager in DKT Pakistan, looking after the pharma portfolio, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव और हमारे पास डिफरेंट IUDs का पोर्टफोलियो आता है। एजुकेशन वाइज आई एम अ फार्मासिस्ट और एमफिल में लास्ट डिग्री है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये मेरा। डॉक्टर समदाना वहाब, अगर आप भी सबको बताना चाहें आप अपने बारे में। जी, आई एम डॉक्टर समदाना वहाब, एसोसिएट प्रोफेसर मर्सी टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर मेडिकल कॉलेज। आई एम रनिंग गाइनी OBGYN डिपार्टमेंट। और बाकी ये है कि रिसेंटली अभी मैंने मास्टर्स इन हेल्थ रिसर्च किया और उसके अलावा जो है तो मैंने सर्टिफिकेशन इन मेडिकल एजुकेशन किया। वेरी थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया एंड बीइंग एज अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर समदाना। डॉक्टर शाइस्ता बिलाल, क्या थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे प्लीज़? जी, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता बिलाल है और मैंने अभी रिसेंटली एमआर सर्जरी एग्ज़ाम पास किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट को चेयर कर रही हूँ। जस्ट माशाल्लाह। डॉक्टर फरहत सलीम, क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ थोड़ा सा? यस, मेरा नाम डॉक्टर फरहत सलीम है। मैंने एमस्पेस किया हुआ है और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फैसलाबाद में मैं काम कर रही हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारे पास काफ़ी सारे रीजन से लोग आए हुए हैं। हमारे सबसे अच्छी चीज़ इस प्लेटफॉर्म की यही होती है कि मल्टीपल सिटीज़ के लोगों को इन अ वन पिक्चर हम केटर कर सकते हैं, उनके रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़ को, उनकी चीज़ें सुन सकते हैं, उनके एरिया की लोकल जो हमारी मावराज हैं उनके प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे हम एक जगह बैठकर सुन सकते हैं। हमारे साथ ही डॉक्टर समरीन है, जो कि हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट को लीड कर रही होती हैं, हमारी क्वालिटी लीड कहलाती हैं। डॉक्टर समरीन, आपकी वीडियो नहीं आ रही, अगर आप अपनी वीडियो को ऑन कर ले तो बेहतर हो जी। थैंक यू सो मच। आपकी ऑडियो भी म्यूट हुई है, आप म्यूट ऑफ कर लें अपना प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, डॉक्टर समरीन है हमारी क्वालिटी लीडर। आप भी प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारी डॉक्टर्स जो बैठी हैं ना उनको भी पता। डॉक्टर समरीन मुशर्रफ here in Pakistan last 5 years as a technical lead. So previously experience मेरा जो है वो टोबैगो के साथ ऐसा प्रोग्राम रहा, एरिस्टॉक्स के साथ तकरीबन 6 साल उनके साथ वर्किंग आउट की है एज अ प्रोग्राम लीड। तो ग्रीन स्टार के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहा पिछले 4 साल से, लाइक 2008 से लेकर एंड ऑनवर्ड्स 2011 तक। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। फुलफिल जो है वो 15 years का एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्टिव हेल्थ। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर समरीन। अच्छा, हमारा टॉपिक आज इस किस्म का सेंसिटिव सा टॉपिक है जिसको आप कह लें कि STI है। एक कॉमनली यूज होने वाली टर्म है जो पहले प्रीवियसली यूज होती थी STD के नाम से। अब इसको STI कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इन इन्फेक्शंस का बेसिकली प्रिवेलेंस अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 68% लोग जो हैं वो STI से इन्फेक्टेड हैं। 68% लोगों को अगर हम डिवाइड करें अपनी पाकिस्तान के पॉपुलेशन में और उसको हम देखें तो मोस्टली अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड होने वाले 2 सेगमेंट में रूरल एरिया मेजॉरिटी है STI के इन्फेक्टेड पेशेंट्स में। लो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन अवेयरनेस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस, फिजिकल इंटीमेसी के अंदर, दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ दी STIs राइट नाउ। इसके अलावा अगर हम STI के ब्रॉडर टर्म में बात करें तो ना सिर्फ STI इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली एक कंसर्न है और इस कंसर्न के ऊपर डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं।
April is dedicated month for the STI awareness month as well. This is a brief introduction about the STIs. It would be great अगर हम डॉक्टर समदाना वहाब से सुनना चाहेंगे कि STI के बारे में उनका क्या कंसर्न है, वो क्या कहना चाहते हैं, और कोई चीज़ जो हमारी नॉलेज में आप ऐड करना चाहें प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जितनी हम लोग ओपीडीज करते हैं या पेशेंट्स देखते हैं, अगर मैं उनमें देखूं, अगर आज मैंने 50 पेशेंट्स देखे हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, राउंड अबाउट 50 में से 30 पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि दे कम विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन, लोअर एब्डोमेन, उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द है, या उनके नीचे जिस्म से पानी आता है, या उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सेक्स में उनको पेनफुल होती हैं। ठीक है, तो मैं यही अक्सर सोचती हूँ कि क्या वजह है, मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो उनकी अप्रोच है वो कम है, या जो पेशेंट्स हैं वो खुद डिले करते हैं अपने फिजिशियन को कंसल्ट करने के लिए। तो मतलब ऐसी वजूहत के साथ हमारी ओपीडी में बहुत कॉमनली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। अब आया अवेयरनेस का प्रोग्राम, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। इट्स वेरी गुड कि अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंपेन्स हम चलाएं डिफरेंट टॉपिक्स में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हमारे जो मर्द और औरतें हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है, अगर मैं उसमें HIV ले लूँ, हेपेटाइटिस ले लूँ, या उसमें हर्पीस वगैरह, या कुछ ऐसे जो एक स्टिग्मा बन जाता है हमारी सोसाइटी में। लोग यूजली इन लोग जो होते हैं वो इसको छुपाते हैं। ठीक है, बहुत से HIV पेशेंट्स अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करना भी चाहें तो वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा। HIV वो देखते हैं, आपसे आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने HIV टेस्ट नहीं करवाना, मैंने जो है तो हेपेटाइटिस का टेस्ट नहीं करवाना। ठीक है, सो अगर इनमें अवेयरनेस ज़्यादा होगी, बिकॉज दीज आर द लीडिंग कॉजेज। अगर एक पार्टनर को प्रॉब्लम है, उसको सिम्टम्स हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कॉज है दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो मेरे ख्याल में इनकी अवेयरनेस में हमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच डॉक्टर समदाना फॉर योर काइंड वर्ड्स। डॉक्टर शाइस्ता बिलाल, क्या आप मुझे हमें बताना चाहेंगे STI की कौन सी कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कॉमनली प्रेजेंट है या प्रिवेल कर रही है? ऐसा पाकिस्तान में इन्फेक्शंस अगर देखें तो STIs दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन क्लेमाइडिया है और गनोरिया। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी ये दोनों ही बहुत कॉमन है, और इनकी अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि हम पेशेंट्स को गाइड करें कि आपने कब डॉक्टर के पास जाना है और आपने कब ट्रीटमेंट लेनी है। उनकी सिम्टम अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। हमें इस अवेयरनेस के लिए, जैसे आपने बहुत अच्छे ये वेबिनार्स कर रहे हैं, हमें मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमें वहाँ पे भी ये फोरम्स करने चाहिए। इवन जैसे हम लोग इधर मुल्तान में बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, तो वी विजिट सर्टन यूनिवर्सिटीज़, और हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी, जैसे अब लास्ट मंथ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस था, तो हम लोग ने उनको इन्वाइट करके इसके बारे में हमने काफ़ी अवेयरनेस दी थी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि पैप्स में क्या होता है, इसकी क्या स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इट वाज फर्स्ट, यानी उनके लिए इंफॉर्मेशन थी। तो इसी तरह STI भी एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली अब हमारे पास बहुत यंग बच्चियाँ आती हैं, छोटी अनमैरिड, जिनकी माएँ ये कहती हैं इनको लिकोरिया है, और यानी उनके अंदर ये अवेयरनेस हमें पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि ये लिकोरिया जो है इट इज़ अ कॉमन, यानी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो कि एक हर गर्ल में होता है कि until unless it's not infected, it does not need any treatment. Exactly. Thank you so much, Dr. Shaista, for your kind words. Dr. Farhad Salim, क्या आप हमें थोड़ा सा different types of STI और उसके symptom जो commonly नजर आ रहे होते हैं या early precautions, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, उसमें ये एक STI में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे इनमें बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोल है, फंगल है, और डिफरेंट इन्फेस्टेशन की वजह से। अब होता है जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये हमारे फीमेल्स में
ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से उनको प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेजॉरिटी से हमारे पास जब डायग्नोसिस होती है ना, वो प्रेगनेंसी में ही होती है कि उसको पेन स्टार्ट हो गई है और लोअर एब्डोमिनल पेन पेशेंट को रहती है, डिस्चार्ज रहता है, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। और उसमें बैक्टीरियल में आ जाता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सिफिलिस और गोनोरिया है। और सेकंड टाइप है जिसको हम कहते हैं वायरल, जैसे एचपीवी है, एचएसवी है, एचआईवी है। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का ये है कि इसकी 16 एंड 18 इसके टाइप्स हैं और टाइप नंबर 16 और 18 इसको कहते हैं। ये फर्दर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में डेवलप हो जाती है। तो अब इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि उसकी वैक्सीनेशन हम करवा लें। वैक्सीनेशन प्रोवाइड भी की थी फार्मास्यूटिकल वालों ने, अवेलेबल भी करवाई पाकिस्तान में, लेकिन इसका इतना यूज़ नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। तो वो इस वजह से अभी वो फिर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो हमने कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है इसको भी प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप एचपीवी की वैक्सीनेशन अपनी बच्चों की करवाएं। और उसके लिए एज है कि 14 ईयर्स की एज तक आप उसको करवा दें। एसेंशियल बात ये है कि ये बिफोर मैरिज करवानी है, आपने बिफोर उसको एक्सपोजर टू सेक्स पे करवानी है कि आपने उससे पहले उसको करवा देनी है। तो ये एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद उसका वो फ़ायदा नहीं है जो एक्सपोजर से पहले। फिर प्रोटोजोल आते हैं इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास विजाइनलिस है और फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन इसका बाकी ये है कि प्रोटोजोल का फंगल का हमारे पास ट्रीटमेंट है, लेकिन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसकी वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन को करवाने के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए इस पर। लास्ट मंथ में हम लोगों ने फैसलाबाद में कार्सिनोमा ऑफ सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा इस पर करवाए थे, लेक्चर्स वगैरह करवाए, स्कूलों कॉलेज के बच्चों वगैरह का भी था, उनको भी अटेंड करवाया कि उनको पता चले कि ये इसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी। और ये वैक्सीनेशन 21 ईयर की एज तक। अब इसका एक टेस्ट है कार्सिनोमा ऑफ सर्विस का जिसको हम कहते हैं पैप्समियर। पैप्समियर भी हमारे कंट्री में नहीं है, फ्रिक्वेंटली हो रहा। वो अगर कहीं पे आपको कोई शक पड़ गया है किसी पेशेंट पे तो करवाते हैं, वरना वो 21 ईयर की एज पे वो भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तो वो नेगेटिव आता है तो 5 ईयरली करवाना है, इसी तरह उसको चलाते रहते हैं और अबाउट 65 ईयर्स की एज तक वो चलता है। तो इसके बाद ये है कि इनकी एक तो आपने मुझसे टाइप्स का पूछा था, सेकंड आपका क्या क्वेश्चन था? थैंक यू डॉक्टर, सॉरी फॉर इंटरैक्ट इन बिटवीन। डॉक्टर फराह जो कि हमें ज्वाइन करी थी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सो वेलकम डॉक्टर फराह। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके जैमर्स वगैरह ऑन हो गए हो। तो अब हम अपना सेशन दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन है डॉक्टर फराह से। डॉक्टर फराह, कैन यू हियर अस? नो, शी कैन नॉट। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, मैं डॉक्टर समदाना से पूछती हूँ ये कि अगर एक कोई भी मैं हूँ एक लेमैन हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि STIs क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं किस तरीके से जो है वो STIs का, जैसे कि मुझे पहला क्या सिम्टम होगा जिस पे मैं बोलूँगी कि यार मुझे STI के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब मैं मुझे एक डिस्चार्ज हो रहा है। नॉर्मली हमें डिस्चार्ज लड़कियों को होता है, एक जिसको अभी डॉक्टर शाइस्ता बिलाल ने कहा कि वो लिकोरिया होता है। तो मैं कैसे जज करूंगी कि ये लिकोरिया है क्या है और मुझे इसको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? सो कैन यू प्लीज टेल अस? अनम्यूट किसने किया है इनको? अब सही है, अब बताएं। अच्छा, डॉक्टर फरहत ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत सी लड़कियां बहुत सी इनिशियल मैरिटल लाइफ में जो हमारे पास औरतें आती हैं OPD, उनको वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आती हैं कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, वही पेन इसके टांगों और बैक साइड पे जाता है, फिर इसके साथ इसको नीचे से पानी का आना। अब नॉर्मली जब पानी आता है तो वो तो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लेकिन अगर उसका कलर चेंज हो, जैसे अगर वो डार्क येलो कलर का या ग्रेश ग्रीन कलर का हो, उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा खारिश, इचिंग वाला वगैरह, इरिटेशन वगैरह हो, इसके अलावा जो है तो उसके मेंसेस में उसको पेन, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब वो हस्बैंड से या अपने पार्टनर से मिलती है तो उसको पेन होता है, जिसको हम डिस्पेरूनिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए, जैसे नीचे रहम में या रहम के मुंह से ऊपर रहम में चला जाए, ऑब्वियसली उसके मेंसेस भी ख़राब आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग या उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, मतलब 2
मेंसेस के दरमियान में भी उसको स्पॉटिंग होगी, या जब वो अपने हस्बैंड से मिलेगी तब भी उसको स्पॉटिंग होगी, पेन होगा, स्पॉटिंग होगी, ठीक है। ये तो उन इन्फेक्शंस में है जैसे हमारे पास क्लेमीडिया, गनोरिया है जो बच्चेदानी के मुंह का, इसके अलावा ट्यूबों का इन्फेक्शंस वगैरह करते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हम हर्पीज वायरस ले लें, या जिसमें हमारे पास निचले वाले पोर्शन में ये जो है तो रैशेस पड़ना, या छोटे छोटे से विजिकल्स या ब्लिस्टर्स बनना शुरू, या दाने बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स अगर HIV पॉजिटिव हैं, उनको नॉन स्पेसिफिक ये है कि उनको नीचे से पानी आना, पेट में दर्द होना, ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं होंगे। वो पेशेंट्स आएंगे बार बार, उनको जिस्म में दर्द होना और वीकनेस होगा, हेडेक वगैरह, या बॉडी एक्स, या उनके जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में गुठलियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, या उनके पार्टनर में ये हिस्ट्री पॉजिटिव होगी कि या वो हेपेटाइटिस, ये एड्स है, HIV पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इस किस्म के कुछ सिम्टम्स होना पेशेंट को शुरू हो, एक दफ़ा हुआ, बार बार हो रहा है, पार्टनर से मिलने के बाद फिर दोबारा होता है उसको, तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी कंसल्टेशन अपनी डॉक्टर से करना। अच्छा, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं, HPV का इन्होंने बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स वन ऑफ द बर्निंग इशू। CA सर्विक्स बहुत कॉमन है, ठीक है। इनके जो स्ट्रेन्स हैं 16, 18, इट लीड्स टू अबाउट 70% ऑफ द कॉज ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इवन यहाँ पे अब पेशावर में या KP में ले लूँ, इवन सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी नहीं होती, सारे पेशेंट्स की नहीं होती। हम लोग उनको स्केड्यूल बना के, कार्ड्स बना के, ब्रोशर्स बना के हम उनको देते हैं। अब जैसे हमने कंपेन्स, छोटी छोटी कंपेन्स, OPD में पेशेंट आते हैं, आर्ली हम छोटा कंपेन चलाते हैं, जितने पेशेंट प्रेजेंटली होते हैं उनको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हम किसी न किसी डिजीज़ के बारे में देते हैं। सो इसी तरह मेरे ख्याल में इनको इन इन्फेक्शन, स्पेशली जो आपका टॉपिक है इसके बारे में हम कंपेन करें तो इनके अवेयरनेस काफ़ी बेहतर हो जाए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर समदाना। डॉक्टर मसूद, क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मसूद है और मैं DKT पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है हमारी टीम ने, और मैं आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस वेबिनार के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से DKT का एक बहुत ही फ़ाल किरदार है, और हमारा जो DKT का नेटवर्क है क्लिनिक्स का, वहाँ पर भी हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ अमल हैं। मैं आपसे डॉक्टर समदाना, एक छोटा सा मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि ऐसी ख़वातीन जो STIs सफ़र कर रही हों, उनमें बच्चों पे और पैदा होने वाले बच्चों में इसके क्या असरात हो सकते हैं, और आपके पास इस तरह की थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे इसको ऑलरेडी मेंशन कर लिया है कि डिफरेंट इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स वगैरह, ये सारे ही हैं, ठीक है। तो अगर हम वायरल इन्फेक्शन देखें, जैसे हमारे पास ये हर्पीस वायरस है, तो इसमें बच्चों के आंखों का इन्फेक्शन होना, क्योंकि जिस वक्त बच्चे की पैदाइश हो रही होती है वो उसी जगह से पास होके आता है जहाँ पे ये इन्फेक्शंस होती हैं। तो आंखों का इन्फेक्शन होना, या उसको नमोनिया होना, सेप्सिस, मतलब उसके पूरे जिस्म में सेप्सिस फैलना। अच्छा, इसी तरह अगर हम सिफिलिस को ले लें तो इसी तरह जो है बच्चों की आंखों का, दिल का, या उसके इवन दिमाग तक इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो जाता है। HIV को हम ले लें तो ये भी इस तरह है। हेपेटाइटिस को हम ले, हेपेटाइटिस B, C, दौराने जो पैदाइश का वक्त होता है, तो ये बच्चों को बआसानी ये इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब हम पहले से प्रिकॉशंस, कोई ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करें ताकि ये इन्फेक्शन ना सिर्फ बच्चों को हम प्रिवेंट कर सकें बल्कि अपना स्टाफ जो है उनको भी प्रिवेंट कर सकें। और इसके साथ और भी मतलब एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स की काउंसलिंग ज़रूर किया करें, मतलब उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ आने वाले बच्चों में फिर ना हो। थैंक यू डॉक्टर साहबा। जिस तरह आपने बात की कि लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में जब भी बात होती है तो एक आम तासुर ये है कि ये बड़ी शायद कोई बहुत ही ख़तरनाक और खौफज़दा करने वाली कैफियत है, और लोग इसको शेयर करने से भी अवॉइड करते हैं। और इवन पार्टनर्स भी आपस में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पार्टनर्स
आपस में शेयर नहीं करते कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। सो इस हवाले से WHO की गाइडलाइन भी है जिनमें 5 C's बड़े इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो, काउंसलिंग की जाए, लोगों को शेयर किया जाए आपस में कि अगर पार्टनर में किसी को कोई ऐसा STI ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो अपने पार्टनर को जरूर इस हवाले से बताए भी। सो इन STIs के अंदर आप जरूर ये भी हमारे सुनने वालों को बता दें कि इनकी ट्रीटमेंट किस कदर आसान है, क्योंकि जो ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, जो 4 ट्रीटेबल इन्फेक्शंस हैं जिनको आप बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा आप जरूर बता दें कि उसमें कितना वक्त लगता है और किस हद तक मरीज जो है वो इस बीमारी से शिफायाब हो जाता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर फराह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर डॉक्टर फराह आप हमें इस बात का आंसर दें जो डॉक्टर मसूद ने पूछा है। डॉक्टर फराह नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आप ही बताते फिर से। डॉक्टर फरहत अगर इस पर जवाब देना चाहें। जी, इसमें है कि इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट बहुत आसान है। उसमें आपके अबाउट 10 डेज टू 3 वीक्स लगते हैं। जो तो क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होते हैं, उन पर 3 वीक्स लग जाते हैं, वरना 10 डेज में ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ये ग्रेनुलोमा इन्ग्वाइनल है जिसका डॉक्सीसाइक्लिन का ट्रीटमेंट है। 100 मिलीग्राम की आपने कैप्सूल BD देना है, सिर्फ 3 वीक्स के लिए आप उसको एडवाइस करेंगे। अब शेंक्राइड है, इसमें अजिथ्रोसिन है, उसकी 1 ग्राम स्टैट उसकी डोज है। तो इसी तरह हमारे जो गोनोकोकल का इन्फेक्शन है उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन की एक सिंगल शॉट उसको देना होता है पेशेंट को, और फिर वही डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD आपने 10 डेज के लिए उसको दे देनी है। आगे ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस है, इसमें मेट्रोनिडाजोल का रोल है। वो आप सेक्निडाजोल के फॉर्म में भी आप सिंगल डोज 1 ग्राम की आप उनको दे सकते हैं पेशेंट को, नहीं तो फिर आपको 5 डेज का उसको ट्रीटमेंट होता है, वो BD डोज में मेट्रोनिडाजोल देनी है। क्योंकि मेजॉरिटी से इन्फेक्शन जो है वो हमारी कवरेज जो है वो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन से उसकी हो रही है, तो वो पेशेंट कवर कर जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं उनमें थोड़ा सा हमें वो 3 वीक्स तक उसका ट्रीटमेंट लेके जाना पड़ता है। अब जैसे है कैंडिडा इन्फेक्शन है, कैंडिडल इन्फेक्शन में आपने फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम ओरल है कैप्सूल, वो आपने 72 आवर्स के वक्त से 3 डोजेस आपने देनी है। लेकिन अगर पेशेंट रिपीटेडली आपको रिपोर्ट कर रहा है तो उसको हम 2 मंथ्स तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वीकली बेसिस पे कि वो उसको कंटिन्यू करें, वो कवरेज हो जाती है मेजॉरिटी से। लेकिन ये है कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे उसमें हमें मेल पार्टनर को देखना पड़ता है, अगर हमें उनको मेडिसिन खिलानी पड़ती है। अब मेजॉरिटी से वो वही है सेक्निडाजोल की 1 ग्राम की जो डोज है वही मेल पार्टनर को देनी पड़ती है। लेकिन बात ये है कि पेशेंट को हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि आपके हस्बैंड की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, आप उनको एग्री करें कि वो ये मेडिसिन ले। बात का तो पेशेंट वहीं पे कहा जाता है कि जी नहीं, हमारे हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, वो नहीं लेंगे। फिर उनको यही समझाया जाता है कि आपको रिपीटेडली ये इन्फेक्शन होगा, इसलिए जरूरी है कि आपके पार्टनर भी मेडिसिन लें। तो कई दफा तो फिर वो 2-3 दफा जब पेशेंट का इन्फेक्शन होता है ना, तो 3rd टाइम पार्टनर एग्री कर जाता है कि ठीक है जब मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एक चीज डॉक्टर फरहत आपकी इस बात से मुझे समझ आई, क्या ऐसा होता है कि एक आम फहम अगर ज़बान में समझाना चाहें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कोरियर जो है वो मोस्टली मेल है, क्या ऐसा नहीं होता कि फीमेल की बॉडी के अंदर भी सम टाइम इन्फेक्शन होता है जो कि प्रिवेल करके मेल को लग सकता है या मेल से फीमेल में? देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों पार्टनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हमारे मुल्क में तो कंट्री में तो ये कम है मसला, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये ज्यादा है। लेकिन आपके अगर मेल साइड पे मल्टीपल उनके सेक्सुअल पार्टनर हैं या फीमेल साइड पे है ऐसा कोई इशू है, तो वो साफ ज़ाहिर है मेल से फीमेल या फीमेल से मेल को दोनों के साइड से बोथ साइडेड पे ट्रांसफर हो सकता है, एक से दूसरे को हो सकता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोग कहते हैं कि आप ना दोनों पार्टनर मेडिसिन जरूर लें। सही। डॉक्टर समझाना, आपके व्यू में ये मेल कैरियर डिजीज है STI ज्यादा या प्रेवलेंस वाइज फीमेल कैरियर डिजीज है? हाँ, देखिए इस तरह है कि मेल पार्टनर्स में मतलब ये है कि अगर उनमें इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हों, ठीक है, उनको इतने सिम्टम्स नहीं होते जितने फीमेल को सिम्टम्स होते हैं। तो अक्सर ये हिडन रह जाती है चीज़ और मेल पार्टनर ट्रांसमिट करते हैं फीमेल को। एक दफ़ा फीमेल इन्फेक्ट हो जाए फिर उसकी ट्रीटमेंट और रीचिंग टू द फिजिशियन और कंसल्टेशन वो एक लंबा चक्कर और फिर रिपीटेडली ये चीज़ होती रहती है। तो मेरे ख्याल में अगर एक पेशेंट रिपीटेडली आपके पास आ रहा है इन्फेक्शंस के साथ, तो
you have to investigate the male partner as well. साहबा, एक चीज हमने ट्रीटमेंट की भी बात की और आपने बताया भी कि दोनों पार्टनर्स का ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के हवाले से कॉन्डोम्स का इस्तेमाल सारी दुनिया में रिकमेंडेड है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को के साथ जो सबसे बड़ी आपको जो सपोर्ट है वो कॉन्डोम्स की है। सो इस वाले से आपका क्या कमेंट है कि जो क्लाइंट्स आपके पास, जो पेशेंट्स आती हैं, वो उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कॉन्डोम्स के हवाले से? जी, एक्चुअली ये है, देखें, सिर्फ एक कंडोम का रोल नहीं है, इट्स एक्चुअली द प्रिकॉशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। एक तो ये कि मतलब मैं मैसेज स्प्रेड करूंगी, अगर पेशेंट रिपीटेडली आ रही है, उसको प्रॉब्लम्स है, तो एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स, ठीक है। पेशेंट को बताएं कि कुछ वक्फे से अपने हस्बैंड से ना मिले, हस्बैंड को भी इन्वेस्टिगेट करें एंड ट्रीट करें, ठीक है। फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, ये एक कॉज है, मतलब वो इन्फेक्शन भी है और उनकी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी भी है, विच इज लीडिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस। सो माने हमल या कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम करें, उसमें कंडोम का बहुत रोल फॉर द प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो हम ज़रूर उनको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो है तो वैक्सीनेशन, उसका बहुत रोल है, स्पेशली इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी है या HPV इन्फेक्शन है। सो बहुत सी चीज़ें हैं, इन टाइम अपने फिजिशियन को देखना एंड कंसल्टेशन करना, प्रिकॉशंस हमें पेशेंट को ज़रूर बतानी चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर समदाना। डॉक्टर शाइस्ता, एक चीज़ बहुत कॉमनली जो अभी हमने STI के डिस्कशन में यहाँ पे फाइंड आउट की, वो ये की थी कि हमारे बहुत सारे मेल और फीमेल पार्टनर दोनों में अवेयरनेस ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे, जैसे हमने कॉन्डम के अभी बारे में बात की, कॉन्डम हो गए या कोई प्रिकॉशनरी मेजर हो गए जो कि STI को रोकने में और इसके प्रेवलेंस को फर्दर स्प्रेड करने से रोकने में मदद कर सकते हैं? तो कोई फैक्टर आप बताना चाहेंगे कॉन्डम की प्रेवलेंस का? आप बता। इसमें बेहतर तो है ना कि पहले हम रीज़न देखते हैं कि STI फैलते क्यों हैं, ठीक है। उसमें सबसे रीज़न तो यही है कि जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, इवन चाहे वो फीमेल पार्टनर की तरफ से हो रहा है या मेल पार्टनर की तरफ से हो रहा है, ठीक है। एंड लाइक इट्स वेरी कॉमन इन वेस्ट, हमारे कंट्रीज़ में ढके छुपे काफ़ी फिर भी हो रहा होता है, ये सब कुछ इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी यानी मोस्ट कॉमन यही रीज़न है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और जब वो सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करते, स्पेशली कुछ लोग जैसे सेक्स टॉयज़ भी यूज़ करते हैं एंड दे शेयर दी सेक्स टॉयज़ विदाउट वॉशिंग देम, उसकी वजह से भी STIs बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फिर इसी तरह जब आप देखें कि चेंज हो रही हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, स्पेशली ओरल सेक्स इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन आजकल, तो उसकी वजह से भी यानी दे डोंट यूज़ कॉन्डम्स इवन ड्यूरिंग ओरल सेक्स, तो उसकी वजह से भी यानी ओरल फ्लोरा और वेजाइनल फ्लोरा या जेनिटल एरिया का फ्लोरा टोटली डिफरेंट होता है। तो जब वो प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है STIs ज़्यादा फैल रही हैं। जैसे पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 जो होता था वो वेजाइनल होता था और 1 जो होता था वो ओरल होता था। अब जो है वो वेजाइनल भी 1 में जा रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ना। और इसमें यह है कि अब जब हमें रीजंस पता लग जाए तो हमें प्रिवेंशन के लिए भी यही रीजंस ही हमें रोल आउट करनी है कि यानी इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर आप इवन कॉन्ट्रासेप्शन किसी और तरह का भी यूज़ कर रहे हैं, पिल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्डम ज़रूर यूज़ करें साथ। मुझे ये बताएं कि हम कोई ऐसा अर्ली डायग्नोसिस पे कोई एक टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हमें STIs का बिल्कुल लेमैन वाला कोई टेस्ट हो, जैसे कि हमारा ब्लड कम होता है तो हम CBC कराते हैं, तो इसलिए कोई एक टेस्ट होता होगा, क्योंकि जाहिर है STIs के जो टेस्ट हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो कोई कुछ टेस्ट हैं जैसे गनोरिया और क्लेमाइडिया का, दे कैन बी डिटेक्टेड इन सिंपल यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो बाय टेकिंग अ सिंपल स्वैब। एक स्वैब हम किसी भी आप क्लिनिक में जाएं, कौन सा, आप सॉरी दोबारा रिपीट करेंगी, टेस्ट का नाम क्या था? यूरिन का सिंपल टेस्ट होता है, यूरिन कंप्लीट यूरिन कल्चर, नो नॉट कल्चर, सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करवा लें, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आप कल्चर की तरफ चले जाएं, उसमें फिर आपको पता लगेगा। इसी तरह आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो दे विल डू सिंपल एक एग्जामिनेशन होता है स्पेक्ट्रम के साथ, और वहाँ से वो स्वैब के थ्रू एक टेस्ट ले लेंगे, उसको स्वैब को फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे तो उसके ऊपर भी आपके कोई भी इन्फेक्शन होगी तो वो आ जाएगी।
तो क्या ये टेस्ट जो है वो एक मतलब इसकी कॉस्ट कम होती है, इजीली करवा सकते हैं इसे? सिंपल जो इसको हम हाई वजानल स्वाब कहते हैं, इसकी डिफरेंट लेबोरेटरीज के डिफरेंट चार्जेस हैं। इट रेंजेस फ्रॉम यानी 2000 से लेकर 4000 से 5000 तक इसकी रेंज है। और आप यानी अगर आप हाई रिस्क हैं, यानी आपको HIV है या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं किसी और वजह से, तो आपको ईयरली ये चेकअप अपना ज़रूर कराना चाहिए। Nice. और इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स हैं या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, यानी 2 या 3 बीवियां हैं, तो ही कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम वन वाइफ टू अदर, तो उसमें फिर बेहतर है कि आप अपना चेकअप ज़रूर रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं। और अर्ली वार्निंग सिम्टम्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। समटाइम्स एसिम्टोमेटिक भी होता है कि यानी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होती है लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो तो हम अवेयरनेस के थ्रू ज़रूर बताने चाहिए कि अगर आपको सिंपल एब्डोमिनल पेन हो रही है पेट के नीचे वाले हिस्से में, कोई एबनॉर्मल आपको डिस्चार्ज आ रहा है रूटीन से हटकर, उसमें इचिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आपको आपस में हस्बैंड के साथ मिलने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या आपको पीरियड्स के दौरान 2 पीरियड्स की साइकिल के दरमियान में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता, बहुत वैल्यूबल वर्ड्स है आपके। एक छोटा सा सवाल था जो लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वो ये था कि अवेयरनेस के बारे में अभी हमने बात की कि अवेयरनेस है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमें कपल अवेयरनेस करनी चाहिए या सिर्फ फीमेल अवेयरनेस? कपल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। खवातीन के साथ साथ हमारे मेल पार्टनर को भी ये STI की अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत। और अक्सर क्या होता है कि अब जैसे ना डॉक्टर साहिबा ने बात की थी कि इसमें हमें पार्टनर को सेक्स अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। तो अब जब तक हम फीमेल को हम कहेंगे ना, तो हस्बैंड कभी उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इट ऑलवेज शुड बी इंक्लूडेड कि हस्बैंड को हम बुलाएं और उनको दोनों को बिठा के बताएं और उसको बताएं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए भी ज़रूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हम कपल अवेयरनेस करना चाहें, जैसे अगर मैं किसी रूरल एरिया की बात करूं, तो क्या वहाँ पे आसान है हमारे लिए अपने क्लिनिक में एक कपल को बुलाना और उसको बुला के पूरी अवेयरनेस देना? आपको लगता है हमारे लिए आसान है? नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे क्लिनिक करती हूँ और मेरे पास सब पेशेंट्स अपने हस्बैंड के साथ ही आते हैं, इवन वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हों या गायनाकोलॉजिकल पेशेंट्स हो। समटाइम्स पेशेंट को कोई सीक्रेट बात करनी होती है हस्बैंड से, तो वो फिर अल्ट्रासाउंड रूम में जाके वो बता देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट अकेले भी आई है, शी वांटेड मी टू कि मैं उसके हस्बैंड को कुछ बताऊँ, तो शी विल कॉल द हस्बैंड को, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, वो नहीं कर सकती। ये चीज़ मेरे ख्याल से पंजाब में बहुत अच्छी है कि उनकी जो मतलब आवाम है वो इतनी लिटरेट है, वो इस बारे में बात कर रही है। तो डॉक्टर समदाना, आपको क्या लगता है कि KP की जो आवाम है, क्या वो इस तरह से बात कर पाती है खुल के अपने मसलों के बारे में? सॉरी। KP में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो पेशेंट पहले आते नहीं, ठीक है, उनको बहुत मुश्किल से लाया जाता है। फिर जब वो आते हैं तो उनके हस्बैंड, अगर हम उनको बुलाएं भी तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंसल देम, वेरी डिफिकल्ट। दूसरी ये बात है कि अगर पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन इनका मेल पार्टनर बहुत रिलक्टेंट होता है मेडिसिन यूज़ करने के लिए, सो लेट्स स्टार्ट, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इनके हस्बैंड को, जैसे उन्होंने कहा कि आप खुद अपने हर पेशेंट और कपल को बिठा के काउंसल करती हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट है। बहुत दफ़ा कह के और उनको मेडिसिन बार बार कह के और फिर कहीं जाके तो कहीं वो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम अपने इस पूरे सेशन को सम अप करना चाहें तो क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि STI सिर्फ पाकिस्तान में फैलने वाली सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट डिजीज़ है, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें फीमेल और मेल दोनों पार्टनर के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्डम्स या कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड के थ्रू हम STI के प्रिविलेंस को अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो इस वक्त कॉमनली कंडीशंस हैं जिनके डिजीज़ जो अभी पाकिस्तान में फीमेल के अंदर हैं, जैसे गोनोरिया, सिंफ्लेक्स और मल्टीपल कंडीशन हर्पीस वगैरह, उसके ट्रीटमेंट पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है और इस पर ट्रीटमेंट रिजीम यूजुअली 1 हफ्ते से 15 दिन तक होता है। इसके अलावा कोई वर्डिंग अगर आप ऐड करना चाहें हमारी इस पूरे सेशन को सम अप करने के लिए, डॉक्टर फरहद सलीम आपसे स्टार्ट करेंगे। हमारे इस सेशन को एंड करने के लिए कोई STI की सम अप कोई आप बताना चाहें आम पब्लिक के लिए?
जी हाँ, पब्लिक के लिए ये ज़रूरी है कि वही बात कि अगर तो कोई पेशेंट आपके पास आता है, पहले तो अवेयरनेस हमारी हो गई डिस्चार्ज की, टीचिंग की, सारा हमने उनको पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि ये आपको मसाइल का नहीं, अगर उसमें से उसको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर तो वो बच्ची मैरिड है तो उसको ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ आना चाहिए। मेजॉरिटी से पहले उसको बिठा के बच्ची को लहज़ से कुछ सारा समझा देना चाहिए कि ये जो हमारे तो 50% से ज़्यादा बच्चियाँ कहती हैं कि आप हमारे हस्बैंड को भी साथ ही बता दें। तो मैं कहा करती हूँ पहले एक दफ़ा आप मेरी बात को समझ लो, उसके बाद मैं उनको भी काउंसिल कर देती हूँ। अगर वो आपकी बात नहीं समझते तो मैं बैठी में तैयार हूँ, मैं उनको समझा दूँगी। फिर उसमें वो जो है ना कपल काउंसलिंग, फिर उसका फ़ायदा फिर होता है। लेकिन ये जो हमारे कंडोम्स का हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये है कि जब तक पेशेंट के कम्प्लीटली इन्फेक्शन उसका ख़त्म नहीं होता, उस तरह तक ये कंडोम्स वगैरह यूज़ करने, क्योंकि मेजॉरिटी से मेल पार्टनर ये पसंद नहीं करते कि ये हम कंडोम्स यूज़ करें, फ्रीक्वेंटली यही यूज़ करते रहे। तो उसमें उनको समझाना पड़ता है कि ये सिर्फ उतनी देर तक अपनी प्रिकॉशंस लेनी है जब तक आप दोनों अपनी अपनी जगह पे आपका इन्फेक्शन कवर नहीं हो जाता। जैसे आप ठीक हो, आप ये प्रिकॉशंस छोड़ दीजिएगा। तो बाकी ये मल्टीपल जो पार्टनर वाली बात है, ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप मेल पार्टनर को ये बात कहें, क्योंकि फीमेल पार्टनर पास का ताकि बता देती हैं कि जिनके ताल्लुकात हैं मेरे हस्बैंड के, या उनकी 2 बीवियां हैं, 3 हैं, वहाँ से इन्फेक्शन आता है। तो उसमें फिर उसको फीमेल पार्टनर को ही अच्छी तरह समझाना पड़ता है कि ये आपने आगे डिस्कस करना है, इनको समझाना है कि आपने इनको आगे लेके कैसे चलना है, क्योंकि वो ये 4 ही होती हैं, पता भी ना चले कि मेल पार्टनर का ये इशू है और हम वो काम भी हो जाए। तो फिर उन्हीं को कहा समझाया जाता है कि आप उनको समझा के देखें, काउंसलिंग करके देखें, अदरवाइज फिर हम अपने तरीके से करेंगे। कि ये है कि सब कुछ इसी तरह ही है। सही है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फहद। डॉक्टर समदाना, क्या आप कुछ अपना एक कंक्लूसिव मैसेज एक आम पब्लिक के लिए बताना चाहेंगी कि कैसे सिम्टम्स को पहचानें, कैसे डॉक्टर पे जाएं और किन चीज़ों को अवॉइड करें? बिल्कुल, पहले तो ये कि अवेयरनेस, ऑब्वियसली ये कैंपेन है, अवेयरनेस करनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अब ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ठीक है। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, या हमारे हेल्थ वर्कर्स उस जगह तक नहीं पहुँच रहे जहाँ तक मैं समझूँ कि इन पेशेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या इनको बाकायदा से अवेयरनेस मिल रही है या नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि कैंपेन, अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट हमें अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए। जैसे हमें ब्रोशर्स हो, अब अगर मैं कहूँ केपी में पश्तो ज़बान में, ज़बान उर्दू में, दोनों ब्रोशर्स या थ्रू मीडिया या मतलब न्यूज़पेपर्स में हमें छोटे छोटे कुछ ना कुछ पैचेस ऐड करने चाहिए, ताकि आम रूटीन में जो पॉपुलेशन पड़ती है उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ों का पता चले। दूसरा ये कि हस्बैंड ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहिए। पेशेंट है, रिपीटेडली आ रही है, भाई देयर इज सम कॉज बिहाइंड दिस, सो हमने उन दोनों पार्टनर्स को एट अ टाइम ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रिलेटिव्स, हस्बैंड वाइफ, इनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समदाना। डॉक्टर शाइस्ता, लास्ट में प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहेंगी STI के बारे में? मैं एक तो ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर गोनोरिया डायग्नोस होता है तो हमें पेशेंट को ये काउंसिल करना चाहिए कि आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर 3 to 4 वीक्स उनको टेस्ट ऑफ क्योर ज़रूर करना चाहिए। टेस्ट ऑफ क्योर मीन्स को उनको दोबारा टेस्ट करना चाहिए कि उनकी इन्फेक्शन क्लियर हो गई है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह हमें पेशेंट में एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि एक तो ट्रीटमेंट बहुत इकोनॉमिकल है, महंगी नहीं है इतनी, और इसका ट्रीटमेंट 100% ऑलमोस्ट इफेक्टिव है। और उसके अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हमें उन्हें कॉम्प्लिकेशंस भी बतानी चाहिए कि इसके प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। यानी अगर क्लेमाइडिया की इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इनमें लेटर ऑन इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है यूट्रस से ट्यूब्स में और बाकी जगह पे, जिसकी वजह से लेटर ऑन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। इसी तरह अगर ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं हुई तो ट्यूब को डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में हमल होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह अगर गोनोरिया है तो गोनोरिया में भी ट्रीटमेंट अगर नहीं कराएंगे तो उसमें भी सेम इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इवन उसके साथ आई की इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान गोनोरिया की इन्फेक्शन होती हैं तो वो बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जिसमें बच्चे को एट बर्थ कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसी तरह आई की इन्फेक्शन जो वो बर्थ के नाल से डिलीवर होता है, और अगर उसकी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होती तो खुदा न खासा ब्लाइंडनेस भी हो सकती है बच्चों में। तो हमें यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि ट्रीटमेंट कराएं, अदरवाइज जो है
ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सही। उसे दो पॉइंट ऐड करना चाहते थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर समदाना एंड डॉक्टर फरहत सलीम। आप लोगों ने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन किया हमारे साथ। हमें पता चला कि बेसिकली STI के सिम्टम्स को हमें अपनी अर्ली डायग्नोसिस में पहचानना चाहिए। कोई भी सिम्टम मामूली नहीं होता, चाहे वो किसी भी कंडीशन का क्यों ना हो। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके अपनी चीज़ को ओपनली डिस्कस करेंगे, उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि हमारे लिए अवेयरनेस हमारे अपने लोकल एरिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ही ज़बान की चीज़ों को, चाहे रेडियो हो, मीडिया हो, या आपके पास लिटरेचर्स हो, या कोई भी प्रिंट मीडिया हो, हमें उसको अपनी अवेयरनेस को स्प्रेड करना है आज से ही, ताकि हमारे लोगों को और आगे फ्यूचर जनरेशन को बचाया जा सके। फिर हमने ये समझा कि इसकी मैनेजमेंट, STI की मैनेजमेंट 1 से लेकर 15 हफ्ते के 2 हफ्ते के बीच में हो सकती है, जिसके लिए आराम से रिजल्ट मिल जाते हैं। टेस्ट आसान है, महंगा नहीं है, हर चीज़ आसानी से दस्तयाब है पाकिस्तान के अंदर हर सहूलत के साथ। कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है इस कंडीशन को फर्दर रोकने के लिए। इन सारी चीज़ों को सम अप करते हुए मैं चाहूँगी डॉक्टर मसूद और आतिफा से कि प्लीज़ आप लोग अपने क्लोजिंग रिमार्क्स से दें, ताकि हम इस सेशन को कंक्लूड कर सकें। डॉक्टर मसूद। इसमें सबसे पहले तो हमारी जो मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स ने बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से अपनी इनपुट्स दी, और ये सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। जो बातें सामने आई उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का इलाज बहुत आसान और सस्ता भी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सफ़र कर रहे हैं उनको कोई बहुत बड़ी लागत आ रही हो उसको ट्रीट करवाने में, या कोई स्पेशल फैसिलिटीज उसके लिए रिक्वायर्ड हो। आम अस्पताल में हमारे तमाम डॉक्टर्स आर केपेबल ऑफ ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स, और बड़ी जो अद्वियात है वो सारी अवेलेबल हैं, और उनसे इलाज 100% पॉसिबल है उन तमाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का जो कि क्योरेबल है। जो नॉन क्योरेबल है उनके लिए डेफिनेटली सपोर्टिव ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्डोम्स का इस्तेमाल। कॉन्डोम्स के इस्तेमाल को न सिर्फ हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि कॉन्डोम्स जो है वो सेफ सेक्स एंड यूज ऑफ कॉन्डोम्स किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से उनसे बचा जा सकता है, और ये न सिर्फ पार्टनर्स के लिए बल्कि आने वाले बच्चों के लिए भी, अगर प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, डॉक्टर साहिबान का ख़ास तौर पर, कि आपने बहुत ही कारामद और फ़ायदेमंद चीज़ें आज बताई हैं, और जिससे यकीनन हम सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में नॉलेज में इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह हम फिर अगले सेशंस करेंगे तो हम इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।